नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। देश के अंदर जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में दो तरह की चीज़ें साफ साफ दिख रही है। एक तरफ वो दिख रहा है कि जो लोग वास्तव में अपने मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, उनको सीधे सीने में गोली मारी जा रही है और उनके या फिर जेल भेजा जा रहा है। सोनम वांगचुक इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, जो एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा था उसको लेकर के उन्होंने जो प्रतिरोध किया, जिसमें कि आपको अनशन, भूख हड़ताल या फिर धरना पर बैठना, इस तरह की चीज़ें जो पूर्णतः अहिंसक था, तो उनके लिए जो इंतजाम किया गया सरकार की तरफ से वो यही था कि सीधे उनके धरना पर गोली चलाई गई। 4 लोगों को पुलिस मार करके भून दिया गया। सोनम वांगचुक जेल में हैं और कब तक जेल में रहेंगे पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार नक्सल मूवमेंट कर रहे थे और लगातार आंदोलन को अपने तरीके से चला रहे थे, जिसमें कि हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, आदिवासी भी मारे गए, लेकिन सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। आज उनकी स्थिति यह है कि उनको सरेंडर कराया जा रहा है। बाकायदा उनको जो है एक मेहमान की तरह, एक गेस्ट की तरह उनको स्पेशल सुरक्षा दे करके जो है रखा जा रहा है, जिसमें कि उनको अति आधुनिक सुविधाएँ दी जा रही है। लाखों रुपये दिए जा रहे हैं। बल्कि अगर यूँ कहें अगर तो जो उसके जो एक नेता थे आपको रुपेश, उनको 50 लाख रुपया कैश दिया गया। उसके बाद भी और देने की बात चल रही है, नौकरी भी मिलेगा उन लोगों को। तो एक दो नीतियां सरकार की चल रही है। जो आंदोलन चला रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उनको गोली मारी जा रही है। जो हिंसक आंदोलन चला रहे थे उनके लिए रेड कारपेट बिछा कर बाकायदा उनको जो है लाखों रुपये दिए जा रहे हैं, नौकरियां दी जा रही है, ज़मीन दिए जाएंगे और उसके बाद उनको घर बना कर दिया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएँ उनके लिए उपलब्ध है। सवाल उठता है कि तो आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण या फिर शस्त्र? ये एक सवाल इस दौरान में सबसे बड़ा उठ खड़ा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर जो है चीज़ें नई दिशा में जाएगी। बहरहाल एक बहुत ही बड़े गांधीवादी बुद्धिजीवी हैं हिमांशु कुमार। ये दशकों से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, बस्तर के इलाके में रह रहे हैं और पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करने की बात करते हैं। मेधा पाटेकर के इस आंदोलन में भी साथ रहे थे और इसी तरीके से तमाम चीज़ें जो है भारत की जाने माने बुद्धिजीवी हैं, गांधीवादी हैं। इस सवाल पर वो क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं, थोड़ा उनका एक लेख था, जो लेख उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा था उन्होंने। उस लेख के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण पर क्या सोच रहे हैं। आइए उनके लेख को थोड़ा सा देखते हैं। हिमांशु कुमार ने, जो प्रसिद्ध गांधीवादी हैं और दशकों से गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने लेख में लिखते हैं, आज अक्टूबर की गुलाबी सर्दी में बस्तर के 250 नक्सली लड़ाके अपने हथियार नेताओं और पुलिस अधिकारियों को सौंप देंगे। 2 दिन पहले एक बड़े नेता वेणुगोपाल ने अपनी बंदूक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों में सौंप दी। बदले में मुख्यमंत्री फडणवीस ने संविधान की प्रति नकली नेताओं को सौंपी। मुझे लगा कि इस संविधान की ज़्यादा ज़रूरत खुद मुख्यमंत्री फडणवीस को नक्सली नेता से ज़्यादा है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही यह मुख्यमंत्री फडणवीस फर्जी चुनाव से जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। जब इनके प्रदेश महाराष्ट्र के एक गांव मॉल सिरस के लोगों ने इनकी भ्रष्ट ईवीएम मशीन के नतीजे को ना मानते हुए खुद मतपत्रों से चुनाव कराने की घोषणा की, तो इस मुख्यमंत्री ने वहां पुलिस लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, गांव वालों के ऊपर मामले बना दिए। बहुत साल पहले बस्तर में एक नस्ली नेता से मेरी चर्चा के दौरान उन्होंने जनता के मुद्दों की लड़ाई में हिंसा अहिंसा के प्रश्न पर कहा कि आप लोग अहिंसक तरीके से लड़ रहे हैं, आपने क्या हासिल किया? मेधा पाटेकर ने क्या हासिल किया? नर्मदा डैम बन ही गया, लोग विस्थापित हो ही गए। मैंने भी चिढ़ कर जवाब दिया कि आपने बंदूक से लड़कर क्या हासिल किया? बहरहाल हम पूरी रात साथ रहे, साथ खाना खाया और सुबह प्रेम से विदा हुए। मुझे लगता है उस दिन की बहस में हम दोनों ने अपनी हताशा ही व्यक्त की थी और इसीलिए एक दूसरे को विफल साबित करने की कोशिश की थी। जबकि
असलियत यह है कि सामाजिक बदलाव की लड़ाइयाँ बड़े लक्ष्य और आदर्श की तलाश में शुरू की जाती है। उसमें कई पीढ़ियों की कुर्बानी की एक लंबी प्रक्रिया के बाद हम किसी जगह पहुंचते हैं। अक्सर हम सोचे गए सटीक लक्ष्य को उसी रूप में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे संघर्ष की इस प्रक्रिया से समाज में अनेकों सकारात्मक बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन भले ही बांध का बनना नहीं रुकवा पाया, लेकिन उसने सारी दुनिया में बड़े बांधों पर सोचने की एक प्रक्रिया शुरू की। उसके कारण दुनिया में नदियों को आज़ादी से बहने के सफल आंदोलन हुए और अनेकों बड़े बांध तोड़कर जलीय जीवों को बचाया गया। इसी तरह नक्सली आंदोलन के कारण महिला दमन, दलितों, आदिवासियों के जमींदारों द्वारा उत्पीड़न में कमी आई। भूमि सुधार आंदोलन के लिए सरकारें मजबूर और प्रेरित हुई। तेंदुपत्ता के रेट और मजदूरी बढ़ी। नक्सली कौन है और उन्होंने हथियार क्यों उठाए, यह जानना भी नई पीढ़ी के लिए जरूरी है। क्या नक्सली देशद्रोही हैं जैसा कि सरकार हमें बताती है? नहीं, नक्सली देशद्रोही तो बिल्कुल भी नहीं हैं। हम में से कुछ लोग समाज में फैले अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग उस अन्याय से इतने विचलित और बेचैन हो जाते हैं कि वो उस अन्याय को समाप्त करने के लिए अन्यायी के अत्याचार का सामना उसी के हथियार छीनकर करने लगते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि नक्सली हमसे ज़्यादा देश प्रेमी हैं, क्योंकि वो इस देश के लोगों के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत की हालत को देखें तो यहाँ की हालत यह है कि देश में 80% दलित भूमिहीन हैं, इसीलिए वे गरीब हैं। इसे सोशल इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी अपनी जाति के कारण गरीब हैं। अपनी इस गरीबी के कारण दलित दमन और शोषण का निशाना बनते हैं। आज भी भारत में 12 दलित महिलाएं प्रतिदिन बलात्कार की शिकार बनाई जाती है। यह हालात किसी को भी बेचैन नहीं करता, तो उसे इस समाज से कोई लेना देना है भी कि नहीं, यह सोचने की ज़रूरत है। भारत के दलितों की भूमिहीनता, गरीबी और उसके कारण बनी हुई भारत की राजनीतिक व्यवस्था में उनकी कमज़ोर हालत, मजदूरों का पूंजीवादी शोषण, महिलाओं का पितृसत्ता कारण दमन और असमान हालत के कारण बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए। इसमें गांधीवादी धारा, वामपंथी धारा, अम्बेडकरी धारा के आंदोलन लगातार चलते रहे हैं। समाज के अनेकों लोगों को अनुभव आया कि जब वे दमन के खिलाफ समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, तो दमन करने वाला जो शक्तिशाली है उसके पास हथियार हैं, गुंडे हैं, पुलिस है, सरकार है, और इनकी मदद से यह समाज बदलने की कोशिश करने वालों पर हमला करते हैं, इन्हें मार डालते हैं, जेल में डाल देते हैं। इसीलिए अगर इन सशस्त्र अत्याचारियों से लड़ना है तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। भारत की हर एक राजनीतिक पार्टी के पास बड़ी तादाद में हथियार हैं। सबसे ज़्यादा हथियार आरएसएस और भाजपा के पास है। इसीलिए सिर्फ नक्सलियों की पार्टी को सशस्त्र कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हिमांशु कुमार बहुत बारीकी से चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने आरएसएस के जो शस्त्रागार हैं उसके बारे में बताया है, किस तरह से आरएसएस हर साल शस्त्र पूजन करता है, बाकायदा खुलेआम हिंसा की बात करता है, बम ब्लास्ट करता है। सशस्त्र वह भी है, सिर्फ माओवादी की बात नहीं है। आगे वो लिखते हैं, बंगाल के 1967 नक्सलवादी गांव के किसानों द्वारा जमींदारों के खिलाफ हुए प्रतिकार के कारण इस आंदोलन को नक्सल आंदोलन का नाम मिला। लेकिन तेलंगाना के इलाके में आज़ादी के पहले से ही किसान आंदोलन शुरू हो चुका था। इसी के साथ बंगाल का तेभागा आंदोलन भी किसानों के जमींदारों के लूट के खिलाफ सशक्त आंदोलन था। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे और नाना आप्टे की फांसी के बाद आज़ाद भारत में आंध्र प्रदेश के 2 दलित किसानों किस्ते गौरा और सिद्धरमैया को फांसी की सज़ा हुई थी, क्योंकि उन्होंने जमींदार को मारकर जमीन भूमिहीनों को बांट दी थी। यानी भारतीय सत्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती दलित किसानों ने पैदा कर दी थी। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन का आकलन है कि
कांग्रेस ने इस आंदोलन से दलितों को अलग करने के लिए पहली बार सन 1971 में बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान सीने से चिपकाए संसद की तरफ उंगली दिखाने वाली मूर्तियां लगानी शुरू की थी, ताकि उन्हें यह संदेश दिया जा सके कि आप दलित लोग सत्ता से लड़िए मत, इसकी तरफ आइए। इसके बाद नक्सल आंदोलन को आदिवासियों की बड़ी संख्या के कारण आदिवासियों का आंदोलन समझा जाने लगा। हालांकि बिहार में दलितों को ज़मीनों पर कब्जा कराने का शानदार काम नक्सल आंदोलन ने किया। बाद तक भी अनेकों दलित कॉमरेड आंदोलन में अपनी शहादतें देते रहे। 1991 में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के बाद कॉरपोरेट पूंजी ने जब भारत के आदिवासी इलाकों में खनिजों पर कब्जा करने की कोशिश शुरू की और इसके लिए आदिवासी इलाकों को सैनिकों से भर दिया गया, तब नक्सल आंदोलन ने आदिवासियों के साथ मिलकर जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई को तेज किया। आखिरकार सरकार ने इनसे बात करने का फैसला किया और 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार पीपुल्स वार और जनशक्ति की बातचीत शुरू हुई, लेकिन जमींदारों की ज़मीनें भूमिहीनों को बांटने की मांग न मानने की जिद के बाद सरकार ने वार्ता खत्म कर दी। इसी दौरान पीपुल्स वार, जनशक्ति और एमसीसी का विलय हुआ। सीपीआई माओइस्ट पार्टी का गठन किया गया। यहाँ पर एक लगता है तथ्यात्मक त्रुटि है। जब 2004 में माओइस्ट पार्टी गठन हुआ था, उसमें पीपुल्स वार और एमसीसी के साथ कई पार्टियाँ और भी थी, जिसमें सेकेंड सीसी वगैरह भी थी। जनशक्ति संभवतः नहीं था उस विलय में। ये एक तथ्यात्मक त्रुटि लग रही है मुझे, इस पर फिर कभी बात करेंगे। इसके एक साल बाद छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने माओवादियों के सफाये के नाम पर 2005 में सलवा जुडुम नामक अभियान शुरू किया। इस आंदोलन के नाम पर सरकार द्वारा आदिवासियों के गांवों को जलाया गया, बड़े पैमाने पर आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किए गए, आदिवासियों की हत्याएं की गई। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सलवा जुडुम अभियान को गैर संवैधानिक घोषित किया, लेकिन यह दमन अभी भी जारी है। मैं अपने साथियों के साथ गांधीवादी तरीके से बस्तर में सरकार की मदद से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार के मुद्दे पर रचनात्मक काम कर रहा था। जब मैंने आदिवासियों के मानवाधिकार के इस क्रूर दमन के खिलाफ आवाज़ उठाई तो भाजपा सरकार ने मेरी हत्या की कोशिश की और 2009 में हमारे 16 एकड़ के गांधीवादी आश्रम पर बुलडोजर चला दिया और मुझे छत्तीसगढ़ से निकाल दिया। इस समय भारत की केंद्रीय सत्ता और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। भाजपा बिना छिपाए हुए डंके की चोट पर पूंजीवाद समर्थक पार्टी है। पूंजीपतियों को आदिवासी इलाके में मौजूद जल जंगल जमीन लूट कर बेचने के लिए रास्ता साफ करने और विरोध को समाप्त करने के लिए भाजपा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के पूर्ण सफाये की घोषणा की है। पिछले 2 साल में लगभग 2000 आदिवासियों, बच्चों, महिलाओं और नक्सली पार्टी के लड़ाकों को मार दिया गया है। इस खून खराबे को रोकने के लिए कई नक्सली नेता और लड़ाके अब हथियार छोड़कर निशस्त्र राजनीतिक प्रक्रिया के रास्ते जनता के मुद्दे पर काम करने की घोषणा कर चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी है। अलबत्ता अभी भी माओवादी पार्टी में काफ़ी लोग हैं जो हथियार डालने के लिए अभी भी सहमत नहीं हैं और मरने तक लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं। आज बस्तर टॉकीज नामक यूट्यूब चैनल पर पत्रकार विकास तिवारी के साथ बातचीत में नक्सल नेता रुपेश ने कहा कि वे हथियार छोड़कर जनता के मुद्दों पर काम करने का इरादा कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह संभव है? क्या भारत में आप सरकार के विरोध में कोई राजनीति कर सकते हैं? अगर अमित शाह बस्तर में अडानी को जमीन सौंपेंगे और यह निशस्त्र नक्सली नेता लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध में आदिवासियों का आंदोलन करेंगे तो क्या अमित शाह उसे सहन कर लेंगे? भारत में जहां भाजपा विपक्ष मुक्त भारत की खुलेआम घोषणा करती हो, वहां क्या वह नक्सली विचारधारा के निरस्त्र आंदोलनकारियों को बस्तर में काम करने देगी? बस्तर के आदिवासी युवाओं का निशस्त्र संगठन मूलवासी बचाओ मंच पर सरकार ने बंदिश लगाते हुए आदेश में लिखा कि इस संगठन पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि यह सरकार की आलोचना करता है। जो सरकार भाजपा की आलोचना करने वाले पत्रकारों, वकीलों, लेखकों, प्रोफेसरों को अरवन नक्सल कहकर कई सालों से जेल में
डाले हुए हों। ऐसे में अब हथियार डालने वाले नक्सली नेताओं को यह आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें जनता के बीच काम करने की छूट यह सरकार दे देगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कॉडर और नेताओं के हथियार डालने को नक्सल आंदोलन की हार मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि फिर जीत किसकी हुई। भाजपा सरकार कहेगी लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन जो सरकार खुद ही वोट चोरी करके अवैध तरीके से बनी हुई गैरकानूनी सरकार हो, उसकी जीत को कौन लोकतंत्र की जीत मान सकता है। क्या नक्सल आंदोलन की हार से भारत के किसान की जीत हुई? क्या मजदूरों की जीत हुई? क्या आदिवासी महिलाओं की जीत हुई? नहीं, यह जीत है पूंजीपतियों की और उसके लूट की। यह जीत है भारत की जल जंगल जमीन को लूट कर भारत को कंगाल करने वाली ताकतों की। यह जीत है लोकतंत्र की हत्या करने वाली ताकतों की। यह जीत है बलात्कारियों को बचाने वाली सत्ता की। ऐसे में अब अगर सत्ता की लूट को चुनौती देने वाला एक ताकतवर आंदोलन हार जाएगा तो उसका स्वाभाविक नतीजा यह होगा कि लूट, दमन और दुख बढ़ेगा और उसका नतीजा यह होगा कि गुस्सा, विरोध, संघर्ष और लड़ाई की भी तेज होगी। भारत में से बहुत से तबके हैं लड़ना जिनकी मजबूरी है, ज़रूरत है, वे लड़ेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। दलित, आदिवासी, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा, छात्र लड़ेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। इसीलिए ना लड़ाई बंद होगी, ना फिर से हथियार उठाने का रास्ता बंद होगा। इसलिए ना किसी की कोई जीत अंतिम है, ना किसी की हार अंतिम है। संत विनोबा ने कहा था, समाज बदलने के 3 रास्ते हैं, कानून, करुणा और कत्ल। विनोबा ने कहा, अगर कानून न्याय नहीं देगा और समाज की करुणा जागेगी नहीं तो पीड़ित कत्ल का रास्ता चुन लेगा। इसलिए समाज में करुणा जगाने का काम कर रहा हूँ ताकि समाज को कत्ल के रास्ते पर जाने से बचा सकूँ। मैं विनोबा के समीप रह चुका हूँ और लंबे समय तक मैंने देश में पैदल घूमकर विनोबा के विचारों को फैलाने का काम किया है। इसीलिए मैं भी जनता की करुणा जगाना चाहता हूँ ताकि समाज को कत्ल के रास्ते पर जाने से रोक सकूँ। यह गांधीवादी हैं और हिमांशु कुमार, इन्होंने अपनी बात को इन शब्दों में रखा है। आप अगर थोड़ा और इसको विस्तार करें, हम अगर आगे बढ़ाएं तो आपने देखा किस तरीके से लद्दाख में जब भाजपा के ही मांग था, चुनाव वोट मांगने के दरमियान जो उसने मांग रखा था जनता के सामने कि आप मुझे वोट दिए तो ये सब मान लेंगे, आपका हम लागू करेंगे, उसी की मांग के लिए धरना बैठे हुए सोनम वांगचुक और उनके साथी पर गोलियां चलाई गई। -5 डिग्री टेम्परेचर पर अनशन करते रहे, बात नहीं सुनी गई। धरना दिए, धरना पर गोली चलाई गई, 4 आदमियों की हत्या कर दी गई। उसमें एक सैनिक था और वह सैनिक था जो पाकिस्तान के युद्ध में जिंदा लौट करके घर तो आया था, लेकिन भारत की पुलिस ने उसके गोली मार दी, सीने में गोली मार दी, उनको सर फोड़ दिया गया और अंत में सोनम वांगचुक को जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। एक शांतिपूर्ण आंदोलन का अगर अंत ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं हिंसक आंदोलन ही एक रास्ता बचता है। हिंसक आंदोलन करने वाले का भी एक भविष्य अमित शाह सरकार ने तय किया है और वो वही है जो आपने पिछले दिनों देखा, या फिर ये वेणुगोपाल की जैसे लोगों के हो या फिर रुपेश जैसे लोग जो सशस्त्र हथियार छोड़कर अब वो नई बात करने लगे हैं, अमित शाह के चरणों में जा गिरे हैं। ऐसे लोग रहे ना रहे, जनता की समस्याएं अगर बढ़ेगी, जनता अपने हथियार या फिर जिस माध्यम से उसको होगा वो रास्ते खुले रहेंगे उनके पास, उनके सामने। ये हिमांशु कुमार के लेख था जो मैंने आपको बताया पढ़ करके, और इन चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, उसे भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही कहना चाहेंगे हम कि आप अगर हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं अगर हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं, जो 59 रुपये 89 रुपीज़ का है और दूसरा आपको 189 रुपीज़ का है। और अगर आप यूँ ही देना चाहते हैं अगर हैं तो हमारे चैनल के वीडियो के आगे शुरू में ही QR कोड है, उसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं आर्थिक मदद। नमस्कार।